हाय गाइस। तो आज सर थोड़े बिजी थे, तो हम चारों ने सोचा कि हम चारों ट्रेडर ही आज का ट्रेडर्स डन कंडक्ट कर लेंगे। तो मार्केट में आज चारों एक्टिव थे। मेरे ख्याल से आप शायद एक्टिव नहीं रहे होंगे मार्केट में आज। जैसे कि मैंने कल एक्सप्लेन किया था, तो उसी प्लान के अकॉर्डिंग मैंने तो ट्रेड नहीं किया आज। हाँ, तो बाकी मुझे लगता है हम सब एक्टिव थे। तो आई थिंक जानते हैं कि कैसा रहा आज का दिन और क्या पीएनएल रहा सबका। तो आई थिंक आपसे स्टार्ट करना चाहिए। देखो, मैं बताता हूँ मेरा जो कल का व्यू था उसी से मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। जो कि मैं कल भी बता रहा था कि मेरे को ये नेकलाइन ब्रेकआउट होते दिखाई देती है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर की हमने बात करी थी। नॉर्मल चार्ट पैटर्न है, दो प्रकार की थ्योरीज होती है। आइदर कुछ लोगों ने ये मान के चलते हैं कि काम करती है, कुछ लोगों ने ये मान के चलते हैं नहीं काम करती है। तो मैं जो है वो उस वाले कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ कि जो मान के चलते हैं कि डेफिनेटली काम करती है, बस उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना हमको आना चाहिए। तो उसी के हिसाब से हमने उसको यूज़ करते हुए वर्किंग कर रहे थे। ओवरऑल व्यू बुलिश ही था थ्रू आउट द डे। तो निफ्टी बुलिश थी। आई हैव ट्रेडेड बुलिश निफ्टी इन द वेरी फर्स्ट ओवर। तो ओवरऑल पोजीशन ऐसी थी कि निफ्टी से मैंने और बैंक निफ्टी से मैंने शुरुआत करी थी। आप देखोगे आज के ट्रेड्स में तो आई वाज हैविंग निफ्टी, और जिसमें मैं एग्रेसिवली ट्रेड कर रहा था। तो एग्रेसिवली किस हिसाब से था वो मैं बताता हूँ। अगर आप देखोगे ओवरऑल पोजीशंस, तो मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुई थी तो आई हैव अंडरस्टैंड लाइक मार्केट विल डेफिनेटली गोइंग टू गो अप, इस हिसाब से मैं सोच के चला। तो वहाँ पर मैं 550, 500, 450 के स्ट्रेडल से शॉर्ट कर रहा था। और उसके बाद फिर थ्रू आउट द डे मैंने देखा कि फिर निफ्टी ने एक रिसेंट डीके देने के बाद फिर स्टॉप कर दिया। फिर उसके बाद प्रीमियम्स नहीं घटे। जो ओवरऑल की आज का अगर दिन देखा भी जाए तो ऐसा था कि बहुत मुश्किल था पैसा बनाना। हाँ। क्योंकि हो गया माइंडसेट कैसा हो गया है कि बस अब प्रीमियम टूटेंगे। वो जो इतने दिन 2 साल 3 साल अगर हमने 0DT ट्रेड करी है तो माइंडसेट ऐसा सेट है कि अब प्रीमियम टूटेगा। तो उसमें यू गो अगेन एंड अगेन ट्राई टू कैप्चर द पोजीशंस, पर वो हो नहीं पाता है। खासकर मतलब आज का दिन ऐसा था कि कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। मैंने सब जगह देखा, निफ्टी भी ट्राई करने को सोचा, उसके बाद बैंक निफ्टी, सेंसेक्स भी मैं सोचा एक बार कि चलो एक बार इसको इनपुट करके देखते हैं, पर फिर मैंने अवॉइड करा। सेंसेक्स में मैंने एक भी पोजीशन नहीं बनाई। तो ओवरऑल ऐसी सिचुएशन रही। और अगर बात करते हैं एंड में मैं फिर बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाया था, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि बैंक निफ्टी काफ़ी समय साइडवेज हो चुका है। अगर काफ़ी समय साइडवेज है तो यहाँ पे फिर एक चांस बन सकता है कि थीटा मिले, क्योंकि इसमें थीटा इतना मिला नहीं था। तो उसी का प्रयास था। ओवरऑल जहाँ पे मैं मॉर्निंग में पहुंच गया था, जिस परसेंटेज प्लस में मैं दिखा देता हूँ एक बार, तो ओवरऑल मॉर्निंग में भी मेरा इतना ही प्लस था व्हेन आई हैव ट्रेडेड निफ्टी। और उसके बाद फिर वापस से थोड़ा सा डाउन गया। डाउन जाने के बाद फिर वापस से घूम करके और अगेन उतना ही प्रॉफिट आ गया जितना मॉर्निंग में था। तो आपने लास्ट में ट्रेड बैंक निफ्टी में किया? हाँ, लास्ट का ट्रेड मेरा बैंक निफ्टी का था। तो ये जो कुछ ट्रेड्स इंट्राडे और कुछ डिलीवरी है, तो ये कोई अलग स्ट्रैटेजी है या? हाँ, वो भी मैं बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एल्गोरूम्स है। एल्गोरूम्स के हिसाब से मैं कुछ स्ट्रेटेजीज मारता हूँ। तो जो एल्गोरूम्स की जाती है वो इंट्राडे जाती है। फिर वो मुझे लगता है कि वो ठीक परफॉर्म कर रही है, वहाँ पे क्या स्थिति बन रही है, उसके हिसाब से फिर मैं अपने ऑर्डर्स को और एग्रेसिवली इनपुट करता हूँ और आउट करता हूँ। तो वो जो ऑर्डर्स हैं वो मैनुअल थे? हाँ, जो डिलीवरी वाले सारे ऑर्डर है वो मैनुअल है, और इंट्राडे वाले सारे ऑर्डर है वो एल्गो वाले हैं। तो एल्गो ने कैसा परफॉर्म किया जैसे आज? एल्गो का नेट रिटर्न ऐसा रहेगा। और ये कितने लॉट पे? ये लगभग अगर आप देखोगे तो लेट मी कैलकुलेट, ओवरऑल 300 क्वांटिटी पे ये तो ज़्यादा दिखे नहीं आया है। अच्छा, तो एल्गो ने भी काफी म्यूटेड परफॉर्मेंस रही है ज़्यादा। और ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि बहुत लॉस में गई हो। ये इसकी थ्रू आउट द डे 300 क्वांटिटी चली। हाँ, तो 300 क्वांटिटी में आप देखोगे नियरली माइनस भी ये पहुंचा था 2000, 3000, और प्लस भी ये पहुंचा था 4000, 5000। और इसको ये एंड का है, मैंने इसको बुक किया था अराउंड 4500 के आसपास। आई हैव स्टॉप बाय माई सेल्फ। तो मैंने इसको 3-7 के आसपास खुद ही स्क्वायर ऑफ किया था। तो ओवरऑल ये दिन की पोजीशन रही थी। अगर ओवरऑल बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी पे भी हमारा व्यू जो था वो बुलिश था, जो कल हम लेके चल रहे थे। तो मैंने ट्रेड उस हिसाब से करा कि मैं पुट्स पे थोड़ा एग्रेसिव था इन द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज शॉर्टिंग। बट स्लोली फिर मैं बाद में देखा कि मार्केट जो है नहीं मूव कर रहा है और सारा प्रीमियम्स कॉल पे ज़्यादा एग्रेसिव था। तो फिर मैं कॉल्स पे फिर पोजीशन एग्रेसिव किया एट द वेरी एंड। तो ओवरऑल ये पोजीशन थी। अगर बात कर ली जाए कल के व्यू की, तो मैं अभी भी तेजी कंटिन्यूस से देखता हूँ। मेरे लिए व्यू स्ट्रॉन्ग ही है। जो नेकलाइन का ब्रेकआउट होना चाहिए था वो भी ब्रेक हुआ ही है। अब मैं कंटिन्यूस यहाँ से एक फ्लो देखता हूँ। बस एक बार मुझे चाहिए कि ये 500 का लेवल और अगर तेजी से निकल जाता है, जो कि मुझे लगता है मार्केट एक बार एक्सपायरी करा के जाना चाहेगा। तो कल का और परसों का सिनेरियो में 500 से 600 और 500 से 450, 400 की रेंज में देखता हूँ। एक बार ये वाली रेंज अगर क्लियर होती है तो फिर हम आगे की तरफ फर्दर मूव देखेंगे, जो कि मुझे लगता है कि मार्केट को एक्सपायरी करा के फिर आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। ये मेरा ओवरऑल पोजीशन का व्यू था। तो आपने तो ट्रेड नहीं किया, आप शिवम की पोजीशन एक्सप्लेन कर दीजिए, और कल का आपका क्या प्लान रहेगा मार्केट में, किस तरीके से ट्रेड करने का सोच रहे हैं आप, ये बता दीजिए। हाँ, सो शिवम बेसिकली डायरेक्शन सेलर है। सो ही कैप्चर द डीके एज वेल।
सो मार्केट का जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हो डायरेक्शनल मूव था, तो उस वजह से शिवम ने काफ़ी अच्छा कैप्चर किया है। सो डायरेक्शन मूव में शिवम का जो प्रॉफिट है वो 13,474 रहा है, जो कि कैपिटल कम यूटिलाइज करता है एवरीडे शिवम। हाँ। सो ये ओवरऑल शिवम का प्रॉफिट है, अराउंड ये टोटल कैपिटल का 0.3 होगा। ठीक है। मतलब आपको क्या लगता है कि जैसे कहा जाता है कि वॉलेटिलिटी ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटी, कि जब वॉलेटिलिटी होती है तभी अपॉर्चुनिटी आती है पैसा कमाने की, और ये शायद कहीं ना कहीं हम नोटिस कर भी रहे कि आज मार्केट कहीं मूव नहीं की, इसीलिए कोई अपॉर्चुनिटी थी नहीं पैसा कमाने के लिए, इसलिए कहीं पे डीके था नहीं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है स्पेशली ऑप्शन सेलिंग में या ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो कम होनी चाहिए, या यहाँ से क्योंकि लॉस कम होंगे तो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन बढ़नी चाहिए? सो इसमें दो चीज़ें हैं बेसिकली। तो एक तो ये कि इसमें वॉल्यूम कम हुई है ड्यू टू मार्जिन इंक्रीज एक्चुअली। सो उस वजह से जो क्वांटिटी है 30% कम जा रही है। सो 30% रिटर्न तो ओवरऑल कैपिटल से कम ही हुआ बेसिकली। सेकेंड थिंग, जैसे कि आप बोल रहे हो कि जो स्पाइक्स है उससे ये प्रॉफिट कम होंगे, बेसिकली मैं इसे पॉजिटिवली लगा के चल रहा हूँ कि अगर सपोज जब डीके आएगा 1 डे बिफोर, वैसा 1DT, तो उसमें मे भी प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि स्पाइक में काफ़ी ट्रेडर जैसे लास्ट के 6 मंथ में तो मैक्सिमम ट्रेडर के लॉस काफ़ी काफ़ी हुए हैं, उसमें काफ़ी ट्रेडर डीडी में भी है, तो वो चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी मे भी। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लग रहा है फिर कि एज भी चली गई है, जैसे अब प्रॉफिट कम हो रहा है और कम प्रॉफिट होने के कारण क्या हो रहा है कि अब जो प्रॉफिट आज अगर यही फिर निफ्टी का एक्सपायरी होती और इतना ही शांति से मोमेंटम हुआ होता जैसा आज हुआ है तो ज़्यादा प्रॉफिट बन सकता था, बजाय कि आपका वैलिड पॉइंट है एक तरह से, पर ये नेक्स्ट मंथ से ये रिजीम चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली। बस ये वाला मंथ की दिक्कत है। हाँ, ये मंथ की दिक्कत रहेगी। तो जैसे सपोज 1DT तो हम फिर निफ्टी की ट्रेड करते थे लास्ट ईयर, सो उसमें प्रॉफिट था फिर निफ्टी में। सो सेम प्रोजेक्टेड है कि प्रॉफिट आने के चांसेस है सेंसेक्स में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पॉइंट जो था कि अब एक तो चीज़ क्या हो गई है कि 0DT खत्म हो गई है, तो एक्सपेक्टेशंस तो थी उस टाइम पे कि एक दिन में 0.5, 0.7 या फिर 1 भी बनते हैं। तो अब जो है कि मार्केट में पार्टिसिपेशन भी थोड़ी कम हो गई है, स्पेशली ये मार्जिन इंक्रीज की वजह से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा अपने जो एक्सपेक्टेशंस हैं जो परसेंटेज गेन के, वो थोड़ा रिड्यूस करने की जरूरत पड़ सकती है। ये माइंडसेट में भी एक डिफरेंट है, क्योंकि ये कई बार फ्रस्ट्रेशन आ जाता है एज अ ट्रेडर भी, क्योंकि आपको दिन में दिखता नहीं है, और कहीं ना कहीं 0DT में मतलब जनरली जो कर रहे हैं उनके लिए ऐसा होता था कि मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होती थी। तो अब क्या है कि मार्जिन भी लोग डबल कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं, और जो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस है वो भी 1/3 हो रही है। तो ये काफ़ी ट्रिकी चीज़ है, मतलब एक तरह से एक माइंडसेट पे भी फर्क पड़ रहा है कि इस चीज़ को क्या हम अडेप्ट कर पाएंगे या कैसा रहता है। और स्पेशली इस मंथ की बात है, नेक्स्ट मंथ से अगेन हमें तो मतलब जैसे प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन तो कम होगी, लेकिन मुझे लगता है ड्रॉ डाउन भी थोड़े से कम हो जाएंगे, ड्रॉ डाउन लिमिट में आ जाएंगे। तो आपके लिए जैसे आप क्या प्रेफर करोगे कि रिटर्न बड़े हो ड्रॉ डाउन बड़े हो, या आप रिटर्न छोटे और ड्रॉ डाउन छोटे में काम करना पसंद करोगे? दो सिनेरियो आते हैं। अगर सपोज कैपिटल कम है तो फिर ड्रॉ डाउन ज्यादा भी चलेगा। अगर सपोज कैपिटल का एक्सपोजर बड़ा है तो उसमें फिर डीडी कम रहे तो ज्यादा बेटर है। ओके, एग्जैक्टली। जैसे जैसे कैपिटल अगर आप ज़्यादा डिप्लॉय कर रहे हो तो जो वार है वो चाहोगे कि कम रहे, जितना कम रहे। तो वो क्या है कि आप धीरे धीरे स्केल करोगे तो वो वार आपके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ पिनल वो बड़ा ही होगा, और जैसे जैसे एक्सपोजर बड़ा हो रहा है तो कोशिश यही रहेगी कि एब्सोल्यूट फिगर भी मैटर करने लग जाता है। एक पॉइंट के बाद में आपका ह्यूमन माइंड थिंक इन कर लेता है कि नंबर की रियलिटी दिखने लग जाती है थोड़ी। एग्जैक्टली, कि अगर कोई एक नाइव है ट्रेडर, वो शुरू कर रहा है एक लॉट से, तो उसके लिए शायद से 50% लॉस लेना उस ट्रेड के लिए जस्टिफाइड है। पर अगर वही चीज वो एक रिटेलर 10 लॉट से कर रहा है तो शायद उस चीज को रिड्यूस करके 20% लाएगा। सही है। तो आपका दिन कैसा था आज? मेरे दिन से पहले मैं आज मार्केट के बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि दिन वॉज वेरी टफ, आई वुड से। बहुत ही ऐसा था कि मैं फ्रस्ट्रेशन का दिन था काइंड ऑफ, और वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे हो रहा था और क्या चीज़ें थी। अभी मैंने जो चीज़ डिस्कस भी किया वही चीज़ था। वैसे अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो निफ्टी जो 24,350 के ऊपर मेरा व्यू था कि जब तक ये नहीं तोड़ता है तब तक मैं रेंज बाउंड स्ट्रैटेजीज के साथ ही काम करने वाला हूं। आज उसने उसको ब्रेक किया है और उसके ऊपर सस्टेन करने लग गया है, तो मेरा व्यू तो बुलिश हो गया है निफ्टी को लेके। मैं बैंक निफ्टी में अगर बताऊं तो बैंक निफ्टी में आज 52,500 पे मंथली में पुट राइटिंग अच्छी खासी हुई है, और वहां पे आज भी चेंज इन OI भी देखें तो काफी अच्छा एड ऑन हुआ है।
तो वो भी एक मेरे को ऐसा लग रहा है कि 52,500 का लेवल जो है ना, यहाँ इसको सपोर्ट लेके हो सकता है मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाए। तो ट्रेंड वाइज मेरे स्ट्रैटेजी में ये चेंज होगा कि मैं अगर डायरेक्शनली प्ले कर रहा हूँ या फिर डेल्टा पॉजिटिव होऊंगा, डेल्टा नेगेटिव मैं कोशिश करूंगा कि कम हो ना हो, डेल्टा पॉजिटिव या फिर डेल्टा न्यूट्रल की तरह से कोशिश करूंगा। रही बात आज मार्केट की, तो मार्केट की अगर मैं प्रीमियम की बात करूं, आई मीन इट वाज क्रेजी। आप क्या ट्रेड कर रहे थे आज मैं बैंक निफ्टी में था एंड बैंक निफ्टी वाज क्रेजी, मतलब इसलिए क्योंकि जैसे जैसे मेरी स्ट्रैटेजी होती है कि मैं थोड़े थोड़े क्वांटिटी से डिप्लॉय करता हूँ, और आज उसका दिन नहीं था, आज उसका कम्प्लीटली दिन नहीं था, क्योंकि मार्केट में प्रीमियम बिल्कुल ऐसे स्टैटिक हो चुके थे। और स्टैटिक का मतलब आप देख सकते हो, ये अगर मैं चार्ट में कि इस रेंज में ही रहा है, मतलब ये 1550 से लेके 1530, और ये 20 पॉइंट कुछ नहीं होता है, 20 पॉइंट कुछ भी नहीं होता है। अगर आप 20 पॉइंट में अगर आप किसी एक जगह बैठे हुए हो और आप क्वांटिटी ऐड ऑन कर रहे हो, तो मतलब आप रिस्क एक्सपोजर बढ़ा रहे हो, नथिंग एल्स। क्योंकि जैसे जैसे इस पूरे टाइम में मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मूव भी की होगी, एग्जैक्टली मूव किया है यहाँ पे। अगर मैं चार्ट में देखूं तो ये जो मूवमेंट है ना, ये मूवमेंट पर ये क्या छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, तो छोटे छोटे कैंडल में शिफ्ट तो मार्केट हो ही रहा है। नहीं, पर मैं भी यही ट्रेड कर रहा था, तो मैं बताता हूँ कि जो ये छोटा वाला मूव आप बोल रहे हो ना, जो बाद में आया है, थोड़ा सा और आगे जाने के बाद, ये वाला नहीं, और आगे जाके ये वाला जो मूव ऊपर की तरफ आया है, इसमें कॉल्स का प्रीमियम बहुत खतरनाक वाला स्पाइक हुआ था। मूव छोटा था पर कॉल का प्रीमियम उस बैंक निफ्टी के मूव के बराबर था, कि बैंक निफ्टी 20 पॉइंट चली तो कॉल ऑप्शन भी 8-10 पॉइंट खींच दी थी उसने। पर आई थिंक ये वाले टाइम पे जो फ्यूचर के साइड से अगर जो फ्यूचर को स्पॉट बना के ट्रेड करते होंगे, उनको उतना पेन नहीं आया। हाँ, उनको इसमें पेन नहीं आया, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्यूचर में ना वो चीज डिस्काउंटेड थी, और 53,000 पे प्रीमियम जो था वो रिलेटिवली कम था, 800 के आसपास, मतलब 53,000 और 53,100 का प्रीमियम मिनिमम था। तो उनके लिए पेन नहीं आया अगर वो डायरेक्शनल में नहीं बैठे हैं, मतलब अगर उनके पास कॉल कुछ शॉर्ट भी पड़े हैं तो उनको पेन नहीं आया। बट ये जो आप मूव बता रहे हो, डेफिनेटली यहाँ पे कॉल के प्राइसेस बढ़े, पर ओवरऑल आज जो दिन रहा ना, उसमें ऐसा था कि कॉल में जब भी प्रीमियम के मूव आ रहे थे उतने जल्दी फेड भी हो रहे थे, तो वो अल्टीमेटली वो 20 पॉइंट में ही रह जा रहा था। ये स्ट्रेडल पे हो रहा था, जैसे मैं स्ट्रेंगल ट्रेड कर रहा था, तो स्ट्रेंगल पे थोड़ा दिक्कत था, ये बता रहा हूं, स्ट्रेंगल पे दिक्कत है इस पे। राइट, स्ट्रेंगल में ओटीएम में कॉल्स एक बार के लिए ज्यादा एक्सप्लोड होता है और फिर वापस उतरता है वो। तो एग्जैक्टली आज मतलब वो 20 पॉइंट का रेंज था, और एंड में आई वाज लाइक कि मैं ट्रेड से एग्जिट कर गया। जो एक अकाउंट था उसमें मैं करीब 10,000 के आसपास का प्रॉफिट था और मैं एग्जिट कर गया, और दूसरे में वही 7,000 के आसपास था। तो ऑलमोस्ट आज का दिन नेग्लिजिबल था, स्क्रैच काइंड ऑफ अ डे था। इसके अगेंस्ट में आपने मैक्सिमम लॉस क्या देखा था आज के दिन में? क्या लॉस का फिगर भी आगे गया था? नहीं गया था, इसी फिगर के आसपास घूम रहा था, बहुत ही इसी फिगर के आसपास था। अगर मैं लॉस के फिगर की बात करूं, अगर मैं दोनों अकाउंट को क्यूमुलेटिव देखूं, तो नेट मैंने 10,000 का लॉस देखा होगा, 10 से 12,000 का, दोनों अकाउंट क्यूमुलेट करके। अच्छा है ना। और हो सकता है फॉर अ मिनट मैंने 15 भी देखा हो, बट आई हैव नॉट सीन मोर देन 15,000। अपसाइड की मैं बात करूं तो वो मैंने लगभग 25-28 के आसपास ही देखा है, दोनों के क्यूमुलेटिव बता रहा हूँ मैं, दोनों अकाउंट की क्यूमुलेटिव में 25-28 देखा है, उससे ज्यादा नहीं। तो अगेन वही बात हुई कि रेंज बहुत छोटी थी आज। हाँ, रेंज बहुत छोटी थी, और जो हम काम कर रहे थे आज वो मंथली एक्सपायरी पे कर रहा था मैं काम। और एक और सबसे बड़ा स्पेसिफिक फैक्टर मैं जैसे जैसे एनालाइज करने के बाद थोड़ा समझ में आया कि जो FOMC मीटिंग है ना, उसका भी एक इम्पैक्ट है, क्योंकि एक इवेंट होने वाला है, और उस इवेंट के पहले मार्केट हमेशा ऐसा रहता है कि एक रेंज में ही रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मंथली जो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है वो जस्ट अभी ओपन हुए हैं, और उसी टाइम FOMC है, तो दोनों का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। प्रीमियम का डीके वहां पे इसलिए शायद नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद FOMC के बाद अगला वीक जो आएगा, एक वीक बीत भी जाएगा इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के, और दूसरी बात एक बड़ा इवेंट चला जाएगा, तो शायद थोड़ा सा इससे ज्यादा वार हमें देखने को मिले। डीके लेवल पे भी जो है वो हमें एक दिन के रेंज में जो इस तरीके की दिख रही है, शायद यहाँ पे हमें डीके तब थोड़ा ग्रेजुअली देखने को मिल जाए। कल की अगर मैं बात करूं, अगेन मेरा प्लान में तो बैंक निफ्टी था, बट अगर मैं FOMC को ध्यान दे के बात करूं कि FOMC ऐसा है, तो मेरे पास रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है इस ट्रेड में बैठने का, क्योंकि अगर मैं एक्सपोजर बढ़ाते जाऊं तो आई विल डाइवर्सिफाई दिस बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, क्योंकि निफ्टी की जो है वो 1 DT एक्सपायरी होगी, तो मैं उसमें थोड़ा सा डिप्लॉय करूंगा, और बैंक निफ्टी, तो इन दोनों को लेके मैं कल ट्रेड करने वाला हूँ। और आपका पोजिशनल ट्रेड जो आप कल लेके गए थे, जो मैनेज करने के लिए? हाँ, पोजिशनल ट्रेड वाज बहुत ही बेसिक क्वांटिटी से था, और आज मैं उस पोजीशन को आज स्क्वायर ऑफ भी किया, क्योंकि मुझे ये था कि मार्केट ने उस रेंज को तोड़ दिया है, इस रेंज को तोड़ने के बाहर ट्रेड करने लग गया था। मैंने ऊपर के साइड 24,600 की कॉल बेची हुई थी, तो मैं प्रॉफिटेबल ही था उस ट्रेड में। अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो वो 0.15 के आसपास था, बहुत कम था, क्योंकि हेज के साथ था वो।
क्योंकि मैंने 0.1 डेल्टा का कॉल ऑप्शन बाय भी किया हुआ था। बट अगेन मेरा मन ये है कि अब जब नेक्स्ट डे ओपन होगा, क्योंकि अभी प्रीमियम का डीके मिलने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं ओवरनाइट, ड्यू टू जो मुझे लग रहा है कि अभी FOMC भी है, और क्योंकि इसको डीके होना भी है क्योंकि एक्सपायरी भी है, तो कल मैं इंट्राडे में वापस से एंट्री लूंगा और हो सकता है उसको मैं एक्सपायरी के दिन कैरी करूँ। सो पोजिशनल अभी के लिए तो नहीं है, मैंने आज इसको स्क्वायर अप कर दिया। सो आज आपका दिन कैसा रहा? मतलब ट्रिकी रहा, एक नॉर्मल डेज था, या फिर आपको बहुत डिफरेंट देखने को मिल रहा है इधर? मतलब मेरे लिए काफ़ी नया एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है 2 साल हो गए कि मैंने पोजिशनल ट्रेड किया होगा क्वांटिटी से, और 0DT 1DT के बाहर आके तो मतलब मुझे लगता है कि जब फिन निफ्टी की जब से एक्सपायरी चालू हुई थी तब से मैं मंडे ट्यूसडे फिन निफ्टी ही ट्रेड कर रहा था। तो जनरली कभी निफ्टी वगैरह में एक्सपोजर लिया ही नहीं गया कभी मंडे ट्यूसडे को। तो आजकल जब ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ी डिफरेंट फीलिंग है। प्रीमियम जब मूव नहीं करते हैं तो डिफरेंट फीलिंग है। मैं जनरली एक्सपोजर वाइज थोड़ा कंजर्वेटिव प्लेयर था। मैं मेरे अकाउंट का मार्जिन 60-70% से ऊपर कभी डिप्लॉय नहीं करता था। 30% हमेशा वर्स्ट केस के लिए मेरे पास मार्जिन अवेलेबल रहता था। आज जैसे दिनों पे मुझे हेज बाय करके भी ओवर लेवल करना पड़ रहा है अकाउंट को, क्योंकि कोई डीके नहीं देखने मिल रहा, तो आपका फोमो किक इन करने लग जाता है कि यार पूरा दिन हो गया, पैसे नहीं बन रहे, तो आप साइज बढ़ाते रहते हो। तो आज मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, हेज का डिस्टेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि हेज का इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और आपके सेल पोजीशन का इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के बीच का जो बैलेंस है वो रखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कल जो मैं ट्रेड लेके गया था निफ्टी की, उसमें अगर आप देखोगे तो सुबह सुबह ये ट्रेड कुछ नुकसान में खुली थी। उस नुकसान का रीज़न था प्राइमरीली ये 24,000 का पुट ऑप्शन। तो अगर आप देखोगे ना 24,000 के पुट ऑप्शन, मतलब अब तो ये बुक होने के बाद का PNL है, लेकिन सुबह सुबह 24,000 का पुट ऑप्शन लॉस में था और स्ट्रैडल जो थी प्रॉफिट में थी, लेकिन 24,000 का पुट ऑप्शन का लॉस स्ट्रैडल के प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ा था। तो नेट कहीं ना कहीं डीके हुआ था, लेकिन डीके होने के बावजूद प्रॉफिट नहीं हो पाया क्योंकि जो हेज का डिस्टेंस था वो थोड़ा पास में था। तो ये हेज हमने मेरे ख्याल से 54 रुपीज़ के आसपास कुछ खरीदी थी, तो ये 27 पॉइंट डीके हो गई थी। तो एक चीज़ मुझे और समझ में आई कि क्योंकि FOMC है जैसे आप कह रहे थे, तो कहीं ना कहीं पे जो पुट ऑप्शन के प्रीमियम है वो स्लाइटली थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पे है, क्योंकि मार्केट ऊपर रैली कर रही है तो धीरे धीरे कर रही है, बट अगर यहाँ से रिवर्सल आता है या यहाँ से करेक्शन आती है तो काफ़ी फास्ट आएगी। तो वो चीज़ पुट ऑप्शन में कहीं ना कहीं मंथली वालों में तो स्पेशली दिख रही है। तो आज भी मुझे रियलाइज हुआ कि आज भी एक पॉइंट पे जब पोजीशन ऐड करनी थी और मार्जिन रिक्वायरमेंट थोड़ी सी पड़ रही थी, तो जब पुट ऑप्शन बाय की गई तो पुट ऑप्शन काफ़ी एक्सपेंसिव थी। लगभग कितना डिफरेंस रहा होगा आज? मतलब जो कॉल मैंने खरीदी थी वो कॉल कहीं ना कहीं 18-20 रुपए की थी, और जो पुट खरीदी थी वो 60 रुपए की थी सेम डिस्टेंस पे। यानी कि 4,000 पॉइंट आउट ऑफ द मनी कॉल और 4,000 पॉइंट आउट ऑफ द मनी पुट में 1:3 का रेशियो था। तो ये इन चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा होता है, इन चीज़ों को आपने देखा होता है उस टाइम पे, लेकिन जैसे ये था वो ऑर्डर। हाँ, तो ये वो कॉल थी जो मैंने बाई की थी 56,700 की कॉल, और 48,700 की पुट जो थी ये बाई की थी तो 61 रुपीज़ की थी ये। तो ये एक नया चैलेंज है जो उभर के आ रहा है कि अगर आपको कभी इंट्राडे में हेज करना भी है पोजीशन, या कहीं आपको अगर इमीडिएटली हेज करके थोड़ा सा मार्जिन रखना भी है आपके पास में, तो हेज का डिस्टेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आज के दिन में अगर डीके आता तो ये 61 की हेज शायद 41 पे भी क्लोज हो सकता है, तो आपका पूरा डीके यहाँ पे भी गायब हो सकता था कि 50 पॉइंट डीके आपकी स्टार्टिंग में दिया, लेकिन 20 पॉइंट का डीके आपकी पुट साइड की हेज नहीं ले लिया। सो कैपिटल वाइज ये कितना आपका हेज में लॉस रहा आज? कैपिटल वाइज वही, तो कैपिटल वाइज मुझे पूरा अकाउंट हेज करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, इसीलिए ज़्यादा लॉस नहीं था। प्लस ये अगर आप देखोगे तो क्योंकि स्ट्रैडल में डीके नहीं आया, हेज में भी डीके नहीं आया आज, तो इफेक्टिवली नेट मैंने जब ये स्क्वायर ऑफ की तो आप देखोगे कहीं ना कहीं सिमिलर प्राइजेस पे ही स्क्वायर ऑफ की है। जैसे ये स्क्वायर ऑफ जब की है तो 61 का 50 और 16 का 16 के आसपास ही काटा है। लेकिन अगर मतलब जो आप देखोगे कि डीके जनरली बाहर से आना शुरू होता है, तो OTM पहले डीके होता है और फिर आके ATM डीके होता है। तो जनरली अगर ऐसे दिन पे डीके आने वाला होता तो मुझे इनिशियली लॉस दिखाई पड़ता, क्योंकि मेरी हेजेस में से लॉस आता था और फिर इवेंचुअली थोड़े टाइम बाद मुझे प्रॉफिट आता था। तो इस केस में कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर आप आपके स्टॉप के बहुत करीब हो तो आपका स्टॉप ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि इनिशियली वो डीके से आपको पहले OTM में लॉस आएगा और फिर ATM में प्रॉफिट आना शुरू होगा। तो ये काफ़ी एक ट्रिकी चीज़ है कि PNL को आपको हेज के PNL को अलग
और आपके सेल साइड के पीएनएल को अलग देखना पड़ेगा। तो ये कुछ है जो मैंने नया लर्न किया है आज। उसके अलावा अकाउंट की परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो दोनों अकाउंट मिला के नेट कुछ बना नहीं है आज। सेम जैसे आप सब कह रहे थे कि प्रीमियम में आज मूवमेंट बिल्कुल नहीं था। मतलब मैंने भी मेरे अकाउंट में मैक्स पोजीशन साइजिंग कर ली थी, लेकिन फिर भी मुझे 25,000 से ऊपर ये फिगर कभी जाते हुए दिखाई नहीं, ना 25,000 से -25,000 से नीचे जाते हुए दिखाई फिगर। तो कहीं ना कहीं दिन का एक्सपेक्टेशन भी 2 बजे के बाद में स्क्रैच का हो गया था, या ये एक्सपेक्टेशन था कि 10-15 पॉइंट का डीके आ जाए तो एक ओके एग्जिट लेके बाहर हो जाए, बट नहीं था, अपॉर्चुनिटी नहीं थी वैसी मार्केट में। तो ठीक है, मार्केट इज सुप्रीम, वील हैव टू लर्न टू लिव विद दिस। जैसे आप देखोगे कि अक्रॉस तीनों इंडेक्स में जब तक सुबह वाला मूव था तब तक डीके था, जैसे ही मार्केट स्टेबल हो गई तो प्रीमियम भी स्टेबल हो गए। तो कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा प्राइसिंग कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में थी, जो एक्स्ट्रा प्रीमियम जिसको हम कहते थे कि मूव अगर 100 पॉइंट का है तो प्रीमियम 120 होते थे, वो 20 रुपए जो कैप्चर करने हम निकलते थे, कहीं ना कहीं वो गायब होते हुए या कम होते हुए तो एटलीस्ट दिख रहा है। तो मुझे भी लगता है कि अगले साल के लिए एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम मैं रखना चाहूँगा कि रिटर्न शायद थोड़े कम बने, बट हाँ, इफ इट इज कपल्ड विथ लोअर ड्रॉडाउन्स आई एम वेरी हैप्पी। तो देखते हैं कैसा रहेगा आगे काम। तो अभी लाइक ओवरनाइट पोजीशंस नहीं ले जाना बस प्रेफर कर रहे हो आप, या फिर लग रहा है कि कंफर्टेबल है? तो मुझे एक्चुअली इस बार वाले निफ्टी के प्राइस एक्शन पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। आई एम नॉट वेरी सर्टन कि निफ्टी को किस तरीके से मैं बुलिश बायस से देखूँ या बेरिश बायस से देखूँ, इसीलिए मेरा कोई ओवरनाइट पोजीशन है नहीं। जैसे कल भी मेरा बायस था कि मार्केट कहीं ना कहीं 24,300 24,500 और नीचे साइड पे 24,000 के अंदर ही क्लोज होनी चाहिए, लेकिन प्रीमियम जैसे आप देखोगे प्रीमियम आज घटे ही नहीं। तो ये मूव नॉर्मल डेज में सहना काफ़ी आसान होता है, बट आज वाले दिन पे ये सहना मुश्किल हो गया था क्योंकि प्रीमियम घट नहीं देते बिल्कुल भी। 24,300 की स्ट्रैडल में 10 पॉइंट का भी डीके नहीं था सुबह वाले मूव के बाद में। तो ये इस वजह से मैं पोजिशनल ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीक से ही, मतलब फ्राइडे वाले दिन से ही स्टार्ट करूँ। तो अगली निफ्टी की एक्सपायरी के लिए मैं पोजीशन लूंगा। उससे पहले मैं थोड़ा वर्कआउट करना चाहता हूँ कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जब एक्सपायरियाँ नहीं है तब क्या ट्रेड किया जाए, ऑप्टिमम कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा। तो मैं इस तरीके से प्लान कर रहा हूँ चीज़ों को। सो इन फ्यूचर सपोज आप अपनी पोजीशन के इक्विवेलेंट अगर हेज पोजीशन लेके जाते हो तो आज के अकॉर्डिंग आपका कितना लॉस होने के चांसेस थे हेज के अंदर? तो आज मैं कह रहा हूँ ना कि आज जैसा दिन अगर है तो हेज का प्राइस भी नहीं गिरा। जैसे ये हेज 1-1:30 बजे के आसपास ली हुई हेज 3 बजे तक प्राइस चेंज ही नहीं हुआ, मतलब 61 की थी और 59 हुई। तो कुछ हुआ वो क्योंकि आज प्रीमियम एटीएम से लेके ओटीएम तक नहीं, इंट्राडे एटीएम से लेके ओटीएम तक अक्रॉस द कर्व प्रीमियम स्टिक हो गए थे एक जगह पे, प्रीमियम हिल ही नहीं रहे थे। तो इस केस में मुझे लॉस नहीं हुआ। लेकिन अगर एटीएम पे अगर 50 पॉइंट का डीके आता तो मुझे हेज में एटलीस्ट 10 से 12 पॉइंट का लॉस होता था। मैं पर बता रहा हूँ आपको, आपने 3:04 पे स्क्वायर ऑफ किया है। हाँ। अगर यही आप एक 10 मिनट और देरी कर दे तो वो जो ओटीएम से डीके आना शुरू हुआ था, हाँ। तो वो क्योंकि मैं स्ट्रेंगल्स पे था, तो वही स्ट्रेंगल्स का ही डीके आपको पता चल जाता फिर कि वो हेज पे डीके आएगा। तो आखिरी के 10 मिनट में डीके आया, वो 3:04 5 मिनट पे नहीं कितने था। पॉइंट्स का डीके था उस टाइम? लगभग आप मानोगे तो 10 पॉइंट के आसपास। 10 पॉइंट, हाँ। 10 तो पॉइंट मैंने जब मेरे ख्याल से जब प्रीमियम 1540 ही थे जब प्रीमियम, तब मैंने यहाँ पे कहीं पे एग्जिट लिया था। और उसके बाद में मैंने देखा था कि हाँ ये 10 पॉइंट का डीके आया है, बट आई थिंक वापस रीप्राइसिंग होके वापस क्लोजिंग के टाइम पे वापस कहीं ना कहीं 1540 आगे क्लोज हो निकलना था वो। एंड ऑल्सो जैसे इस पूरे फेज में एक जो नई फीलिंग आ रही थी वो थोड़ी सी हेल्पलेसनेस की आ रही थी कि आप साइज अप पूरे कर चुके हो और मार्केट आपको इतनी सी भी जगह नहीं देता मूव करने की। डायरेक्शनल आप हो तो अगर आपके अगेंस्ट जाता है तो भी आपको पेन है, और साइडवेज मार्केट पूरा दिन रहने के बाद में, मतलब जैसे 0DT के ट्रेडर्स हैं हम सब, तो हमारी एक्सपेक्टेशन काफ़ी होती है कि अगर मार्केट 2 घंटा एक ही जगह पे खड़ी रह गई है तब तक तो आप आपका प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाते हो। बट ये काफ़ी नई फीलिंग है कि मार्केट सुबह से वहीं पे है लेकिन पैसा नहीं बन रहा। तो इससे कोप अप करना भी काफ़ी चैलेंजिंग टास्क रहेगा। तो देखते हैं फ्यूचर क्या होल्ड करता है अपने लिए। मतलब बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो डायरेक्शन में काम करते हैं, कि डेबिट स्प्रेड बना लिया। तो आपको क्या लग रहा है, जैसे अभी प्रीमियम जिस तरीके से हैं जो डेबिट स्प्रेड बना रहे हैं, उनके लिए ये काइंड ऑफ बेनिफिशियरी होगा? उनके लिए बेनिफिशियल है। मतलब जब तक प्रीमियम डीके नहीं होते तब तक डेबिट साइड वालों को काफी फायदा रहता है। जनरली लाइक क्रेडिट प्रेफर किया जाता है। पर इसमें एक दिक्कत है, डेबिट साइड में भी एक दिक्कत है, डिफरेंस बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है कि आपके स्ट्राइक्स के बीच का डिफरेंस क्या है, वही मेन गेम सेट करेगा डेबिट स्प्रेड के लिए। अगर आपका डिफरेंस बहुत पास का है
तो फिर आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, क्योंकि प्रीमियम नहीं जा रहे ना, और प्रीमियम नहीं जा रहे हैं तो बढ़ भी जाएंगे तो दूसरी साइड उतनी घटेगी हाँ, उसकी। मतलब जैसे कहीं ना कहीं, जैसे अगर आप यहाँ पे देख लो तो यहाँ पे 20 पॉइंट में आपको डेबिट स्प्रेड मिल रही है 100 पॉइंट की, लेकिन इस 100 पॉइंट को रियलाइज करने के लिए आपको पूरा महीना रुकना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पे जितना आपको रिस्क फ्री ट्रेड है ये, उतना आपसे टाइम वाला रिस्क मांग रही है, कि हो सकता है कि आप फुल प्रॉफिटेबल होने के बाद में मार्केट पूरी पलट जाए और ये लॉस में आ जाए आपके पास, क्योंकि जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक आएगा नहीं। तो डेबिट स्प्रेड आपको दिखेगा काफी सही, बट उसकी ब्लू लाइन काफी दबी दबी चलेगी। तो ये भी आई थिंक सही कहा इन्होंने कि प्रीमियम का डिफरेंस जो है वो भी मैटर बहुत करने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो कल फिर मिलेंगे हम आपको। अगर आपको एल्गोरूम पे फ्री एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर चाहिए तो नंबर स्क्रीन पे मिल जाएगा। बाकी कल मिलते हैं सर के साथ। और साथ ही साथ अगर आपको डेल्टा एक्सचेंज पे भी अकाउंट ओपन कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हो क्रिप्टो के, तो वो भी ऑप्शंस आपके लिए ओपन है। तो साथ साथ मैं भी बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को कुछ बढ़िया समझ में आ रहा है, कुछ चीज़ आपको लगता है कि हम कुछ नया कर सकते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हम क्या बेटर आप लोगों के लिए बताएं। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।